स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से। ये जो होगा क्लास 4 होगा। इससे भी पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है 2025 के लिए, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है या ह्रास का मुख्य कारण है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारगता, अभिभावकों की विचारमग्नता या इनमें से सभी? बताइएगा, शिक्षा के स्तर में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, छात्र की लापरवाही भी सही है, शिक्षकों की अपारगता भी सही है और अभिभावकों की विचारमग्नता, जो माता पिता है उसकी विचारमग्नता। तो ये जो शिक्षा के स्तर में ये कमी लाती है, तो उपरोक्त सभी मतलब इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के स्तर में कमी के ये जो है तीनों ही कारण जो है उचित हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है, आपको बताना है। प्रतिपादन, चित्रण, तुलना या आख्यान? स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? प्रतिपादन है, चित्रण है, तुलना है या आख्यान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके सीजी टेट, सी टेट, प्री बीएड प्री डीएड एग्जाम के लिए। तो देखिए, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो वो है आपका प्रतिपादन। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। स्वांगीकरण या प्रतिपादन का अर्थ है दोस्तों, जो नए विचार है, नए मनोदशा है, उसे पुराने जो विचार है मनोदशा में जो है समाहित करना, शामिल करना। तो ऑप्शन ए जो है इसमें प्रतिपादन, ये सही उत्तर हो जाएगा। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है प्रतिपादन। तीसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है आपका, सीडीपी से संबंधित। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौन अवस्था? बताइए। देखिए, शैशव अवस्था का जो एज है वो 0 से 5 वर्ष है। बाल्यावस्था का आपका 6 से 12 माना गया है। वही किशोरावस्था का 12 से 18 और 18 से जो ऊपर है वो वयस्कता अवस्था है, यौन अवस्था है। तो देखिए, लज्जा एवं गर्व का जो भाव है वो विकसित हो जाता है दोस्तों आपके बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष में। तो ऑप्शन बी ये सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके बाल मन विकास से संबंधित प्रश्न है, जो कि शिक्षण अभिरुचि में भी पूछा जाता है। आपके खासकर डीएड जैसे एग्जाम, जैसे प्री डीएड है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? जो मूल्यांकन लिया जाता है या परीक्षा, वो शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है या इनमें से सभी? बताइएगा, मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार से सहायक होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, सभी बातें अच्छी है। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, एक शोध हेतु, खोज हेतु। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है और मूल्यांकन कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, मतलब पृष्ठ पोषण या प्रतिक्रिया में उत्तर। जैसे कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसका प्रतिपुष्टि या प्रति उत्तर दे सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है धनात्मक रूप से संबंधित, ऋणात्मक रूप से संबंधित, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है, या सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है? बताइए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता का संबंध ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? तो देखिए, बुद्धि एवं जो सृजनात्मकता है इसका संबंध जो है धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, धनात्मक होता है, क्योंकि दोनों ही बुद्धि और सृजनात्मकता जो है एक दूसरे के अन्योन्य क्रिया से बनते हैं। देखिए, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? आपको बताना है। यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूनो है या यूएनएससी है? बताइए।
संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? आपके जीके जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है, ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यूनेस्को जो है ये शिक्षा से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है आप याद रखिएगा 16 नवंबर को 1945 16 नवंबर 1945 को हुआ है इसका स्थापना यूनेस्को का। इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न देखिए, किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है? बाल्यावस्था से, जन्म से, सर्वदा प्रवहमान से या गर्भावस्था के दौरान? देखिए, आदत जो है ये आपका जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, विकास सदैव रेखीय होता है, यह एक असतत प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। अब बताइए इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। जो विकास है, डेवलपमेंट है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न विभिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है सभी व्यक्तियों के लिए। जरूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो एक साथ ही हो, एक समान गति से हो। एक निश्चित क्रम में जरूर होता है, लेकिन सतत प्रक्रिया है, याद रखिएगा, असतत नहीं है। सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं, अंतः संबंधित भी होता है, रेखीय नहीं होता है। तो इसे याद रखिएगा, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, बाल विकास एक प्रणाली है धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की, या प्रायिक विकास की? अभी बताया मैंने, जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कैसी प्रक्रिया है? तो वो सतत है, क्रमिक है और लगातार चलती हुई है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, सतत है, असतत नहीं है। 10वां प्रश्न देखिए, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है। जो यौन है वो पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, लेकिन लिंग किससे संबंधित करता है? लिंग जो है संदर्भित किसे करता है, हमें बताना है। तो देखिए, इसका मैं सीधा उत्तर बताऊंगा। जो लिंग है दोस्तों, ये संदर्भित करता है मातृजाति और पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण को। जैसे बायोलॉजी में हम सेक्स बोलते हैं, बायोलॉजी में सेक्स बोला जाता है पुरुष या स्त्री के जैविक गुण के आधार पर। और वही अगर हम समाज की दृष्टि से देखें तो उसे जेंडर बोला जाता है, उसे जेंडर बोल दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लिंग। तो ये जेंडर जो है ये समाज का शब्द है और सेक्स जो है बायोलॉजी का है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। 11वां प्रश्न देखिए, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा होता है, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के अनुसार निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो देखिए, हम किसी बच्चे को पिछड़ा तब कहते हैं दोस्तों जब उसके और साथी से उसका जो है अंक कम होता है, मतलब उसकी कक्षा में उसका ही अंक जो नंबर है वो सबसे कम होता है, उसके जो प्राप्तांक है उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, तो हम उस बच्चे को पिछड़ा कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? परिवेश मतलब आपका वातावरण, बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति, या इनमें से सभी? तो देखिए, उचित प्रेरक जो परिवेश है, वातावरण है, वो उसके लिए कौन सा आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए प्रेरक के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए और स्पर्धामूलक होना चाहिए। मतलब ये जो स्पर्धा है वो सहयोगी रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 13 प्रश्न देखिए, बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो किसका परिणाम होता है? तो देखिए, मैं पहले भी वीडियो में कराया हूँ, आनुवंशिक और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का। जो
आनुवंशिकता है और वातावरण है, इसके मध्य जो अन्योन्य क्रिया होता है उसी से डेवलपमेंट होता है। थोड़े गुण जो है माता पिता से आते हैं और थोड़े वातावरण में जो पर्यावरण है, परिवेश के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? संवेग, भावुकता, जटिलताएं, छात्रों की अभिवृत्तियां, लक्ष्य एवं अभिप्राय, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। बताइएगा क्या उत्तर रहेगा इसका। कक्षा में छात्र की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? तो देखिए, इसके बाह्य जो कारक हैं वो संस्कृति है और प्रशिक्षण है। ये बाह्य कारक में आते हैं जो उनकी छात्रों की इच्छा को प्रभावित करते हैं, संस्कृति और प्रशिक्षण। याद रखिएगा, जो संवेग है उसका तो ये आंतरिक है, अभिवृत्ति आंतरिक है, उसका लक्ष्य और अभिप्राय आंतरिक होता है। संस्कृति एवं प्रशिक्षण जो है ये बाह्य होते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस वीडियो में केवल 15 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक या इनमें से सभी। बताइएगा, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है? प्रबंधन है, कुशल प्रशासन है, योग्य शिक्षक है या इनमें से सभी है। तो देखिए, महत्वपूर्ण विषय क्या हो सकता है? प्रबंधन आवश्यक है, मैनेजमेंट जो है, कुशल प्रशासन भी आवश्यक है, योग्य शिक्षक भी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था शिक्षण अभिरुचि व सीडीपी का मिला जुला प्रश्न जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपका सीडीपी पूछा जाता है, शिक्षण अभिरुचि या आपके जो मानसिक योग्यता है शिक्षा के क्षेत्र में उससे संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है। आपके टीचर वैकेंसी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, सीजीटेट सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंट्रेंस एग्जाम के लिए जैसे प्री बीएड डीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अब रेगुलर मिलेगा इसी चैनल पर, सीजी ज्ञान पर। और अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक की, तो उसमें भी हम साइंस का जो है प्रश्न लाएंगे, भूगोल का, जियोग्राफी जितने भी हैं, तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है जीके जीएस, चाहे छत्तीसगढ़ का हो या इंडिया का हो। तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, आपके प्री बीएड प्री डीएड में भी वो भी आता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।